हेलो एवरीवन। थोड़ी सी हो सकता है आवाज़ में दिक्कत हो क्योंकि कोल्ड की वजह से, तो उसको तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बात थोड़ी इम्पोर्टेंट थी इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। और काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए थे कि मैम बिहार का जो एस टेट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो एस टेट है उसके सिलेबस को लेकर के और क्या पूछा जाएगा, कितने यूनिट में पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। अभी फॉर्म भरा गया है 25 तक, जिसका डेट था 25 तक था डेट भरने का, तो आप लोगों ने भरा होगा इस फॉर्म को। बिहार का था ये माध्यमिक की। जैसे टेट होता है ना, जैसे सी टेट होता है तो उसमें एक प्राइमरी का होता है और एक अपर प्राइमरी का होता है। ऐसे ही जो राज्य होते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, अलग अलग राज्य तो ये अपना स्टेट लेवल का टेट करवाते हैं, अपर का जैसे माध्यमिक का करवाते हैं। तो उसी तरह का बिहार के वैकेंसी आई थी तो निकला हुआ है। आप जब इसको भर देंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तो बाकी बताएंगे कितने नंबर जरूरी, कितने नंबर आपके अगर होंगे तो क्वालिफाई होगा। अगर आप यूपी से हैं तो, और जो बिहार के हैं उन लोगों का थोड़ा सा अलग है। तो इस तरीके से बात है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने केवी में क्वालिफाई किया था, अगर आप बीए एमए आर्ट्स से हैं और आपके पास अभी तक बीएड नहीं थी, तो भी इस फॉर्म को हम भर सकते थे, आपको मैं बता दूं। और कितने लोगों ने भरा भी है। जो इसकी एलिजिबिलिटी ये थी कि आप बस बीए हो, मतलब बीए आपने किया है कला से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते थे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ये थी इसकी, आसान था। जैसा कि बीए और एमए वालों को केवी में निकाला गया, एनवीएस में नहीं देने दिया गया इंटरव्यू, तो केवीएस में एनवीएस में ऐसा हो गया बच्चों के साथ। तो काफ़ी ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई थी जिनके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो उन बच्चों के पास अब बहुत ज़्यादा जो मौके हैं थोड़े सीमित हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, मौके थोड़े सीमित हो गए हैं आपके लिए। अदर स्टेट का आप दे सकते हैं, एक वैकेंसी अच्छी है और इसकी आएगी। इसके बाद आपको वहाँ का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो देना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। तो बात कर लेते हैं सिलेबस की थोड़ी सी। और हाँ, एक बात और कि ये जो एग्ज़ाम था इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना था, मतलब क्वालिफाइंग है। जैसे आप सीटेट देते हैं तो आपके 90 नंबर अगर बनते हैं तो जनरल में, ओबीसी में, किसी में भी हो, क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरिट ऊँची चली जाएगी, ये चली जाएगी, सब कुछ नहीं। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ये एग्ज़ाम। उसके बाद जब आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वहाँ पे आपको मैटर करेगा कि आप कितने मार्क्स, उसकी क्या क्राइटेरिया है वो बाद में पता चलेगी। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इसके में आपके 2 पेपर हैं। एक पहला पेपर जो है, मतलब पेपर जो है 150 नंबर का होगा। 100 नंबर के आपके, जैसे 100 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव होंगे। अगर आप फाइन आर्ट से दे रहे हैं तो फाइन आर्ट का होगा, अगर म्यूजिक से दे रहे होंगे, इतिहास से दे रहे होंगे, तो वो सब्जेक्टिव इन्होंने 100 मार्क्स का रखा है। तो देख लेते हैं सब्जेक्टिव में कितने यूनिट है और क्या क्या है। तो ये सिलेबस है, माध्यमिक का पेपर है, एस टेट 2023 का पेपर फर्स्ट का। तो पेपर जो फर्स्ट है यहाँ का, जैसे थोड़ा सा अंतर है, यहाँ का जो पेपर फर्स्ट है वो आपका माध्यमिक मतलब 6 to 10 तक का है, और जो पेपर सेकंड है वो पीजीटी है। मतलब पेपर फर्स्ट जो है वो टीजीटी आप समझिए, आसानी से समझे तो। और जो पेपर वहाँ का सेकंड है वो है पीजीटी। तो पीजीटी में आपके फाइन आर्ट की जो वैकेंसी है वो नहीं आई थी, सिर्फ टीजीटी के लिए अभी उन्होंने पहली बार, हाँ दोस्तों बता दूं आपको, पहली बार इन्होंने कला को रखा है सब्जेक्ट को, पहली बार। इसके पहले वहाँ के जो टीजीटी की जो वैकेंसी आती थी उसमें कला के टीचर नहीं रखे जाते थे। तो इसलिए भी ये जो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो थोड़ी बहुत तैयारी अगर कर लेते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर बाद में जब आपने इतना कर लिया तो
हमें लगता है अभी बहुत लोगों को बहुत ठीक से पता भी नहीं था कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो बीए वाले भी भर सकते थे, बीएड जरूरी नहीं था यहाँ पे अभी तक आपको। और अदर स्टेट में, ज़्यादातर स्टेट में बीएड को भी मांग रहे हैं, तो यहाँ पे भी बीएड को नहीं जरूरी किया है। देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके टॉपिक की। तो यहाँ पे बात करते हैं 100 मार्क्स का होगा सब्जेक्ट, मैंने बता दिया यूनिट फर्स्ट में। जो देख लेते हैं क्या है इसमें। इकाई 1 में कला का अर्थ एवं परिभाषा, चित्रकला, चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री, विधियां हैं। फिर इकाई 2 जो है वहाँ पे मूर्ति कला हो जाएगी। तो इकाई 1 में कला का जैसे फंडामेंटल हम लोग पढ़ते हैं, इकाई फर्स्ट में फंडामेंटल वाला जो चैप्टर है वो आ जाएगा पूरा। और जो हम लोग पढ़ते हैं जो सामग्री वगैरह जो यूज की जाती है उसको शब्दावली वाला जो चैप्टर आता है वो वाला, मतलब फंडामेंटल और शब्दावली वाला जो आपका चैप्टर है वो आ जाता है इकाई 1 में। इकाई 1 के बाद आता है इकाई 2 का नंबर। इकाई 2 को देख लेते हैं। इकाई 2 में क्या है, यूनिट 2 में आपका मूर्ति कला से संबंधित चीजें हैं। मतलब मूर्ति कला जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं टीजीटी के लिए भी जब भी पढ़ते हैं तो भी एक स्थापत्य का पोर्शन अलग देख लेते हैं, वहाँ पे भी 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका मूर्ति कला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेंगी। कांसे का वाला कैसे होता है, ढोकरा कास्टिंग वगैरह, सीमेंट कास्टिंग जो भी है, थोड़ी सी डीप नॉलेज वहाँ पे चाहिए होगी, जो सिलेबस से जो नज़र आ रहा है मुझे। और वास्तुशिल्प के बारे में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका फंडामेंटल का हो गया, सेकंड पार्ट आपका देखा जाए तो मूर्तिकला और स्थापत्य वाला जो पोर्शन होता है वो हो गया। जो बेसिकली जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है या नेट की कर रहा है या फिर आरपीएससी की या फिर जिसकी भी कला थोड़ा भी बहुत पढ़ रहा है तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जान रहा है, उसी को आप अगर रिविज़न भी कर लेंगे तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। बात करते हैं अगले यूनिट की, यूनिट 3 की या इकाई 3 की। तो यहाँ पे जो इकाई आती है, अगली इकाई जो है, हाँ ये जो इकाई आती है छापा कला। एक मिनट, अगली जो इकाई है वो प्रिंट मेकिंग की है, छापा कला की। छापा कला में प्रयुक्त सामग्री एवं निर्माण और विधियाँ, जो आपकी विधियाँ पढ़ते हैं छापा कला की 4 पढ़ते हैं। तो नेट का लेवल का है अभी तक जो मुझे समझ में आया, तो नेट के लेवल का जैसे स्थापत्य वाला पोर्शन भी जब नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो पढ़ते हैं। फिर आपकी प्रिंट मेकिंग भी पढ़ते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। अगला जो पोर्शन है वो आपका है व्यवहारिक कला की। व्यवहारिक कला का है कम्युनिकेशन का, अप्लाइड आर्ट का है, मतलब यूनिट 4 जो है। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त कला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ, तो जो आप कह सकते हैं अगर आपने नेट के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है तो वो आपके यहाँ पे काम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विज्ञापन भी पूछ रहा है आपका, प्रिंट मेकिंग भी पूछ रहा है, स्थापत्य भी पूछ रहा है, फंडामेंटल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखने से ये लग रहा है कि आप ये थोड़ा नेट के लेवल का मुझे लग रहा है। नेट के लेवल का भी क्या मतलब, आपने बेसिक पढ़ा हो, आपको बेसिक नॉलेज हो, उसकी निर्माण सामग्री के बारे में पूछ रहा है, निर्माण विधियों के बारे में पूछ रहा है, बस इतनी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बात आती है भारतीय कला इतिहास की। भारतीय कला इतिहास इकाई 5 जो है भारतीय कला इतिहास आ गया। अब भारतीय कला इतिहास का मतलब है तो 3 शब्द इसमें, भारतीय कला और इतिहास, लेकिन है इतना छोटा नहीं। आपको इसमें शुरू करना पड़ेगा प्रागैतिहासिक से, फिर सिंधु से, फिर प्रागैतिहासिक सिंधु, और फिर आपका वैदिक काल, पूरी गुफाएं जो हैं, शैलियाँ जो हैं, जो बंगाल शैली कलाकार हम लोग पढ़ते हैं बाद में, और जो ग्रुप वाले हैं कलकत्ता ग्रुप, शिल्पी चक्र, जो भी ग्रुप वगैरह पढ़ते हैं। फिर आपका जो प्रिंट मेकर्स, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट मेकिंग की भी बात की गई है और मूर्तिकला की भी बात की गई है, तो आपने पढ़ा होगा। जो बेसिक नेट की प्रिपरेशन किया है, समझ लीजिए वहाँ के ये जो 100 नंबर है 70 तो वहाँ पे ये वहाँ आप ला ही लेंगे, अगर आपने थोड़ी भी बेसिक भी थोड़ा आपको नॉलेज है तो। और अगर नहीं है तो बाकी वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे हम। आगे बात करते हैं, देखते हैं विश्व कला इतिहास। अब विश्व कला की बात कर दिया, इकाई 6 में विश्व कला की बात कर दिया, मतलब यहाँ पे यूरोपियन भी पूछा जाएगा। मतलब पाश्चात्य कला जो हम लोग पढ़ते हैं शुरू से उठा लीजिए, प्रागैतिहासिक से, और जो ईसाई कला है, फिर यूनान की कला है, ईसाई कला है, गोथिक कला है, पुनर्जागरण है,
और वहाँ से लेके मतलब पाप कला, पुनर्जागरण से लेके प्रभाववाद, नवशास्त्रीयवाद, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप यहाँ पर भी सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब ये बात करते हैं अगर कि ये अपर मतलब माध्यमिक का है और ये स्क्रीनिंग है, बस स्क्रीनिंग नहीं है, सॉरी स्क्रीनिंग नहीं है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग के लिए अगर मांग रहा है तो बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पे नहीं जाने की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा डीप पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग के लिए सिर्फ बता रहा है। बाद में जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें ज़रूर आपके थोड़े से डीप आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे आपके बेसिक से काम चल जाएगा। तो आपको फंडामेंटल की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इकाई जो 6 है, सॉरी फंडामेंटल कह रहे थे, विश्व कला इतिहास मतलब यूरोपियन का, पाश्चात्य कला जो हम पढ़ते हैं। डिजाइन के बारे में थोड़ी नॉलेज, इकाई 7 जो है वो डिजाइन है। कला एवं तकनीकी, जो हम लोग जल रंग पढ़ते हैं और भी कई, ये सब तकनीकी में आ जाता है, आपका कला एवं तकनीकी हो जाएगा। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी बता दीजिएगा, अभी 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस था, फोटोग्राफी वाला भी थोड़ा बहुत आपको कब, जैसे कि आप टीजीटी में भी पढ़े होंगे कि फोटो पहला फोटोग्राफी फोटोग्राफर से कुछ क्वेश्चन था 1860 वाला, तो कुछ चीज़ें आपको विश्व फोटोग्राफी के बारे में भी पता चलना चाहिए। लेंस के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है नेट में भी, ये सब पैटर्न जो है ये बेसिक्स आप पकड़िएगा, तो आपको नेट के पेपर जरूर एक बार देखने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे इसके चैप्टर से। फिर आपका इकाई जो 8 है उसमें आपका आ जाता है भारतीय सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र और भारतीय प्रतिमा विज्ञान। अब स्थापत्य की चीजें अलग हैं। अब भारतीय प्रतिमा विज्ञान जैसे कि आपने पढ़ लिया, आपने उसका पढ़ लिया, देवताओं से संबंधित जो हैं प्रतिमाएं किसका साथ में रखते हैं, जैसे इस बार सूर्य का पूछा गया था, उनका सूर्य का क्या नहीं रहता है, तो उनका उसमें जूता उता कुछ ऐसा आया था क्वेश्चन नेट का। तो इसके जो टॉपिक हैं आपके प्रतिमा विज्ञान जैसे दे दिया, तो ये आपका नेट का लेवल है भाई, समझ जाइए, बेसिक नेट का लेवल है, लेकिन बेसिक, पूरा डीप नहीं जाएगा पेपर में आपको, जैसा देखने से मुझे लगा। आगे बात करते हैं इकाई 10 की, आगे भाई बात करते हैं इकाई 10 की, कला के संयोजन सिद्धांत फंडामेंटल। अब अलग से आपका फंडामेंटल आपको एक एक चीज आनी चाहिए, रेखा क्या है, रूप क्या है, वर्ण क्या है, तान क्या है, पोत क्या है, अंतराल क्या है, सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे है इकाई 11 जो है, इकाई 11, वहाँ पे लोक कला, आदिम कला और क्राफ्ट। लोक कला भी है, आदिम कला भी है, और क्राफ्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वो पिया पूछता है जापानी वाला इकेबाना वस्तु संयोजन, तो इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सब ध्यान रखिएगा क्राफ्ट वाला। इकाई जो 12 है, इकाई 12 जो है समकालीन कला प्रवृत्तियाँ, जैसे इंस्टॉलेशन वाला हो गया प्रवृत्तियाँ, वीडियो इंस्टॉलेशन समकालीन प्रवृत्तियों में आ गई। आगे देखते हैं तो इकाई 13 है दृश्य कला का अन्य विधाओं से अंतर संबंध, प्रचलित कला विधाएं, दृश्य कला का अन्य विधाओं से। ये जब अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको ये वाला जो ये सब चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं, जो शिक्षण आपने पढ़ा होगा कला का उसमें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, और अन्य विषयों से क्या संबंध होता है वो सब चीज़ें यहाँ पर काम आएंगी। तो भाई आप देख रहे हैं कि नाम दिया हुआ है, एक एक जो इकाई में एक एक चैप्टर का पूरा नाम दिया हुआ है, वो सिर्फ 3 अक्षर करके वो पूरा एकदम विस्तृत रखता है, तो आपको अच्छे से लगना पड़ेगा, ठीक है। इकाई 14 जो है, यहाँ पे आपको प्रमुख कलाकार और कृतियाँ उनकी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो एक मेरी वीडियो भी है, कृतियाँ जो पूछी गई हैं वो तो कम से कम जरूर आप लोग फॉलो करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कला से संबंधित आप कोई भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, उसको फॉलो करिएगा। और बाकी आप लोग खुद से पढ़ते रहिएगा जो प्रमुख आपके कलाकार हैं। अगर हम बात करें शुरू से उठाएं तो राजा रवि वर्मा से लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ये जो बंगाल शैली के हैं, जो कुछ बंगाल शैली से इतर कलाकार हैं जो आपके जे स्कूल से पढ़े हुए हैं, और आपके और उनकी पेंटिंग्स बहुत पूछी जाती हैं, और इसमें ज़्यादातर गलती भी होती है। देखिए पेंटिंग जब पूछा जाएगा तो वहीं पर आदमी कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पे, तो पेंटिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बिहार का जो एस्टेट है उसके लिए बात हो रही है, बिहार एस्टेट की, माध्यमिक वाले की, पेपर फर्स्ट की, ठीक है। कला लेखन प्रमुख पुस्तकें, कला एवं पत्रिकाएं, तो कला लेखन आपका और पुस्तकें, अब टीजीटी में भी अब पिछली बार आपने देखा ही होगा कितनी पुस्तकें पूछी गई थी, थोड़ा
पहले से भी पुस्तकें पूछी जा रही हैं, मगर एक पुस्तकों का जो है वो वाला पोर्शन याद भी नहीं होता जल्दी, पुस्तकों वाला मिस्टेक भी होती है यहाँ पे। और कला पत्रिकाएं, कला पत्रिकाओं से भी यूपी टीजीटी में भी आपने पढ़ा, तैयारी कर रहे होंगे जो बच्चे, तो पढ़ते रहते होंगे, वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी। कला समीक्षा, कला दीर्घा संग्रहालय, दीर्घा संग्रहालय हम लोग पढ़ते हैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, और जो लोग नेट की तैयारी करते हैं कला से, वो लोग भी ये सब चैप्टर पढ़ते हैं, कला दीर्घा और संग्रहालय जो है कहाँ पे, लूव्र वाला अभी पिछली बार के पेपर में पूछा गया था, लूव्र कहाँ है, पेरिस में है। तो कला प्रबंधन, कला प्रबंधन ये आपका बीएड, जब आपने बीएड की होगी ना उसमें आपको मिला होगा, वहाँ पे 2 बुक आती थी बीएड की, बीएड टाइम की, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। जो शैक्षिक प्रबंध एक बुक होती थी बीएड के टाइम, और जो लोग कला की एक अलग से आती थी, तो उसमें आपको कुछ टॉपिक, वहाँ से भी आपको कुछ टॉपिक कवर करना पड़ेगा, प्रश्न वहाँ से भी आएंगे। अगला जो है कला संस्थान अकादमी और कला फाउंडेशन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो संस्थान पढ़ते हैं, मद्रास कला विद्यालय, और आपका सबसे पहले कलकत्ता, मुंबई, लाहौर वाला पढ़ते हैं हम लोग, फिर भारत कला भवन, भारत भवन, ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये सब आज क्या आ जाते हैं कला संस्थान और अकादमी में, कला फाउंडेशन में। कला बाजार, कौन सी पेंटिंग वगैरह के बारे में, थोड़ी सी कौन सी पेंटिंग बिकी है, इस तरह की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कला मेला, प्रमुख प्रदर्शनियाँ इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी फर्स्ट, जो इसका दूसरा 50 नंबर का जो पेपर होगा, 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव है, 50 नंबर पे आपके जो शिक्षण होता है ना, आर्ट का, कला का शिक्षण आपने पढ़ा होगा, बीएड किया होगा तो बीएड में था, पूरा एक पेपर भी होता था, जिन लोगों ने बीएड किया होगा उनको जानकारी होगी। सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल एस्टेट 2023, मतलब जो आपके टीचिंग के स्किल जो होते हैं उनके बारे में, जिन लोगों ने बीएड किया होगा उन लोगों को अच्छे से पता होगा, बुक भी थी, जो कुछ लोग तो लिए भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी लिए होंगे, तो लेसन प्लान वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए कि उसमें कौन सी टीचिंग स्किल लगती है, कला में व्याख्यात्मक लगती है या कौन सी लगती है, और सब सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। फिर आपका अदर यूनिट सेकंड जो है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, जो यूनिट फर्स्ट में आपका फर्स्ट मतलब आपका पेपर है अपना पेपर कला, और बाकी जो सेकंड पेपर उसमें शिक्षण आ जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षण, इतिहास है तो इतिहास का शिक्षण, कला है तो कला का शिक्षण, विज्ञान है तो विज्ञान का शिक्षण। फिर आपका इसमें आएगा आर्ट ऑफ टीचिंग के मार्क्स हैं, मान लीजिए 30 मार्क्स आर्ट ऑफ टीचिंग के हो गए, और अदर स्किल के हो गए 20 मार्क्स, ठीक है। इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग में आ जाएगा आपका लर्निंग, टीचिंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरीज जो हैं आपके, टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है, मीनिंग टाइप, ब्लूम्स है, ब्लूम्स का एक शिक्षण पढ़ते थे हम लोग, उसको यहाँ पे उससे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने डीएसएसबी का एग्जाम मतलब दिया होगा कभी, डीएसएसबी का या फिर एनवीएस केवीएस का अगर आपने दिया होगा हाल ही में, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लूम के सिद्धांत से, टीचिंग स्किल से, तो वो अगर आप कुछ आपने पढ़ा होगा उसके लिए वो आपको यहाँ पे उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक आती है अरिहंत वगैरह की ले सकते हैं, मगर बुक से आपको बहुत नहीं समझ आएगा, तो आप क्वेश्चन जो है वो पिक करिए डीएसएसबी के जो आपने पेपर दिए हो, अगर आपके पास हो, नहीं होगा तो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसके जो टॉपिक है, टॉपिक क्वेश्चन वाइज वो पढ़ा देंगे, ठीक है, आप लोगों को काम आ जाएगा वो। टैक्सोनॉमी, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ाई गई थी। टीचिंग स्किल में, शिक्षण में, जब बीएड वालों को पता होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। और टीचिंग मेथड क्या होते हैं, टाइप एंड इट्स जो कैरेक्टरीज होती हैं उसके टीचिंग मेथड्स की, वो आपको पता होनी चाहिए भाई। इंग्लिश वाला बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं इंग्लिश की, तो आप उसके लिए माफ़ करिएगा कहीं से मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही हो तो, वैसे जितना पता है उतना
पूरा आपको 110% सही जानकारी दी जा रही है। अगर कुछ गलती होती है तो आप बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको सुधारेंगे भी, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं। बात आ गई लेसन प्लान की। लेसन प्लान टाइप एंड फॉर्मेट वेरियस मॉडल। लेसन प्लान जिसने बनाया होगा बीएड में 5 बनाने पड़ते थे फर्स्ट ईयर में और 30 बनाए थे सेकेंड ईयर में। जिसने बनाया होगा उसको बड़ा मेहनत लगी होगी, ध्यान आ गया होगा वो सब अपने दिन, और हमको भी थोड़ा याद ही आ गया। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। माइक्रो टीचिंग जो मैक्रो टीचिंग, 2 तरह की टीचिंग होती है, एक माइक्रो एक माइक्रो। तो एक में आपको वो होता है 30 कम समय का होता है, 5 मिनट का होता है, कुछ कम टाइम का होता है, और एक आपका अधिक समय का होता है। तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे भी क्वेश्चन पिक होंगे यहाँ पे, बस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका जो इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम टेक्स्ट बुक, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम से आ सकते हैं क्वेश्चन आपके। कैसा आपका क्लासरूम होगा तो आपका इफेक्टिव होगा। फिर आपके टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सारे जितने हम लोग बीएड में पढ़ते थे वो सारे उठा के यहाँ पे डाल दिए गए हैं। भले ही यहाँ की क्वालिफिकेशन में बीएड नहीं रखा गया है कला वालों के लिए, लेकिन टीचिंग मेथड में आपको ये प्लस कर देगा अगर आपने बीएड किया हुआ है तो। और नहीं किया हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। चैनल पे जुड़े रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वालिटीज ऑफ टीचर, ये तो सबको पता है, कोई भले हर किसी को पता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, क्या विशेषता होनी चाहिए एक शिक्षक की, एक पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए। जिसने सीटेट का पेपर दिया होगा, यूपी टेट का देता रहा होगा, उसके लिए भी यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि वो चीज़ें फिर कोई अगर विज्ञान का दे रहा है तो वहाँ से भी कभी कभी कला से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोशिश करेंगे आपको हम वीडियो में ये सब कुछ क्वेश्चन दे पाएँ कला वाले। मेरिट डिमेरिट ऑफ मेथड क्या होता है, मेरिट डिमेरिट, गुण अवगुण क्या होते हैं जो आप एक मेथड अपनाते हैं किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो आप उसको बहुत, आप कला है तो बहुत ज़्यादा खोज विधि में नहीं, थोड़ी व्याख्या विधि में आप कला को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। करिकुलम क्या है, हो सकता है जो माध्यमिक का करिकुलम है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, जो फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं टीचिंग को और लर्निंग को, उनके बारे में उनसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑफ लर्निंग, मतलब टीचिंग एड्स, आपने कोई सेब, आपको एप्पल बनाना है क्लास में, आप सेब लेके गए, फिर बच्चों को दिखाया ये देखिए एप्पल, वो होता है टीचिंग एड्स। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। अदर स्किल, कुछ क्वेश्चन जो है आपके वहाँ से भी आएंगे, जैसे 30 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से और कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके अदर से। अदर स्किल जो है ये आपका सबसे कठिन, भाई कला वालों के लिए ये चीज़ थोड़ी कठिन होती है। जैसे जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत यहाँ से काम चल जाता है, हिस्ट्री वगैरह तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं ना, है ना। थोड़ा बहुत आपको जैसे आप कला के लिए इतिहास पढ़ ही रहे हैं, थोड़ी सी डीप थोड़ा सा चलिए, स्थापत्य वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से कवर कर लेंगे ना तो बड़े अच्छे से जनरल नॉलेज वाला कवर हो जाएगा। फिर आपको ज्योग्राफी के थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे, समझ आइए, संविधान थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आपने नेट के लिए अगर फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी तो यहाँ पे वो भी काम आएगी। फिर आपका एनवायरमेंटल साइंस जो है, पर्यावरण विज्ञान जो है, वहाँ से प्रश्न आएंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये तो भाई हाथ जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, आप लोगों का नहीं जानते मगर ज़्यादातर लोग भाई मैथ्स में थोड़े होते हैं कच्चे कला वाले। जो जिनकी अगर है ये स्किल, किसी की डेवलप है, मैथ्स के कर ले रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है और प्लस कर सकता है। मगर ये भी मत सोचिएगा कि आपको मैथ आती है तो आप ये कर ही लेंगे, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा बस। लॉजिकल रीजनिंग ये आप कर सकते हैं, तो इसमें से आप जनरल नॉलेज वाला पोर्शन कर सकते हैं, मतलब आराम से। इन्वायरमेंटल साइंस वाला कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग जिन्होंने भी केवीएस दिया होगा, एनवीएस दिया होगा, क्वालिफाई किया होगा, बीएमए वाले होंगे, भले ही उनको नहीं दिया गया इंटरव्यू, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपने यहाँ का फॉर्म भरा है तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बिहार में पास का है, आप ले लीजिए सिलेक्शन,
फिर अगर आपका यूपी में कहीं हो जाता है, एलटी की वैकेंसी है, बीएड अगर आपने किया है तो आती है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, 1-2 साल की, 3 साल की। अगर वैकेंसी आएगी, वैसे 4 साल से आ रही है एलटी की, अगर आएगी तो फिर आपको मदद मिलेगी इससे। तो बेरोजगारी से अच्छा है भाई कुछ कर लो। यहाँ का अगर फॉर्म डाला है बिहार का, स्टेट का, तो भाई पढ़ लो थोड़े दिन, ठीक है, इससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात रह गई, आप अभी तक रुके हैं, थोड़ी देर और बात सुनिएगा। अब बात करते हैं यहाँ का ये क्वालिफाई कैसे होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपने बीए किया हुआ है, ठीक है, या बीएड है, जो भी है, बीएड है, ठीक है, बीएड है। अगर आप बीए किए हैं, इस फॉर्म को भरे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बीए वाले यहाँ पे एलिजिबल थे, बीएड नहीं मांगा था। लेकिन अगर आपका बीएड है तो वो और अच्छा है, क्योंकि आपको वहाँ पे स्किल वाले क्वेश्चन होंगे, जो आपका सेकेंड पेपर है उसमें काम आ जाएगा। और अगर आपने नेट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है तो फिर यहाँ पे वो भी काम आ जाएगा। और यूपी के बगल में है तो आपका अच्छा है यहाँ पे। हाँ, तो बात कर रहे थे, हाँ, तो बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। मैंने कहा था थोड़ा रुकिएगा, बाद में बताएंगे वीडियो लास्ट में, ज़रूर थोड़ा देर और सुन लीजिए अगर सुने अभी तक। यहाँ पर आपको 150 नंबर का कुल है, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं, ठीक है, यूपी से हैं और आपका केवीएस में हुआ था, एनवीएस में हुआ था, आपको बाहर किया गया, ठीक, इंटरव्यू तक गए और आपका नहीं हुआ, इंटरव्यू तक नहीं लिया, आपने फॉर्म भरा, सब कुछ किया, क्लियर किया, इंटरव्यू तक गए, कोलकाता तक गए, वहाँ से नहीं हुआ। बहुत तकलीफ़ की बात है, जिसने झेला होगा वो जानता होगा, और घर वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब पूछते हैं ना घर वालों से जब क्वेश्चन होता है तब बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब घर वालों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हुआ बच्ची का, क्या हुआ बच्चे का। तो भाई अगर आपको निकाला गया है और उसके बाद आप लगे हुए हैं, ठीक, आपने होप नहीं छोड़ी थी, सॉरी, हाँ हाँ, तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, तो अगर आपने होप रखी है, फिर भी प्रिपरेशन में लगे हुए थे आप, तैयारी में लगे हुए थे, ठीक है। कितने लोगों का जेआरएफ भी था, नेट भी था, और क्वालिफाई उन्होंने केवी वाला भी किया, नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें खोती हैं, तो ये भी खो गई, कोई बात नहीं। तो उन लोगों के लिए तैयारी में जो लोग लगे, तो उन लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जो आपके 50 नंबर वाला है ना, वो जिन्होंने केवी दिया होगा, एनवीएस दिया होगा, थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर को पढ़ा होगा, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। और अगर नहीं पढ़ा है, थोड़ा छोड़ दिया, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो 100 नंबर का है, ठीक है, अपना जो टॉपिक है, जो फाइन आर्ट वाला है, ठीक, जो फाइन आर्ट वाला टॉपिक है, वो वहाँ से आप 75 नंबर जरूर ले आएंगे, ठीक। तो आप 70 तो ले ही आएंगे। अब 5-10 नंबर तो सही होंगे, माइनस मार्किंग भी यहाँ पे नहीं है, तो आपके 5-10 तो वहाँ पे सही होंगे। अब एक बात आती है कि यहाँ पे चाहिए कितने मार्क्स, तो यहाँ पर आपको केवल जनरल, एक मिनट, आप जनरल में जाएंगे ना, आप जनरल में वहाँ पे काउंट होंगे। आप यूपी के हैं तो आप वहाँ पे जनरल में काउंट होंगे। बिहार वाले भी जो भी हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ कितनी है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ अगर आप 75 नंबर लेकर आ जाते हैं ना, 150 में से, 150 में से अगर आप 75 लेकर आ जाते हैं तो आपका क्वालिफाई है। तो भाई आपने अगर थोड़ा भी बहुत लगे रहे होंगे ना, और थोड़ी बहुत मेरी वीडियो देख लेंगे, तो 75 नंबर आपका, आप 75 से अधिक लाएंगे। 100+ हर बच्चे का आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं पेपर में, क्वालिफाइंग मार्क का खाली है एग्ज़ाम, और 100 नंबर का अपना सब्जेक्ट है। कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, हम कह रहे हैं कितना भी डीप चला जाएगा, सॉरी एक मिनट, कितना भी अगर डीप जाएगा ना, तो आप 80 तो लाओगे ही,
20 नंबर मान लो कठिन दे दिया, 80 तो है आपके हाथ में, बहुत गिरी हुई स्थिति है तो मतलब, तो उसकी बात कर रहे हैं 80 की, 60 से कम आप सब्जेक्ट में लाओगे नहीं, और थोड़ी बहुत आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपके 20-20-50 में से आप ला देंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत लग के, बीएमए वाले जो भी, बीएफए वालों की तो खैर बात अलग है, बीएमए वाले जो भी हैं जिनका एनवीएस केवीएस में नहीं हो पाया, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है भाई। बगल के राज्य में जॉब मिल रही है, कर लो थोड़े दिन, फिर छोड़ देना, चले आना यूपी में। अब टीजीटी तो आपके हाथ में ही है ना, मेहनत करके यहीं पे सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो बात, बहुत ज़्यादा बात ना करके यहाँ पे आते हैं। तो आपको खाली 75 नंबर लाना है भाई। तो अगर फॉर्म भरे हो, एग्ज़ाम देने चले जाओगे तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा क्वालिफाई, और उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर लेना, नौकरी मिल जाएगी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ आज ये वीडियो होती है समाप्त। और इस वीडियो के बनाने के चक्कर में मेरी 10 क्वेश्चन की आज रह गई है, तो कल जो है आपको 10 का, एक मिनट, कल जो है आपको 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन मिला, तो कल आपको मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक। कल का अपना काम नहीं अधूरा कभी नहीं छोड़ते हम, काम पूरा कर देंगे। 20 क्वेश्चन का आपको कल मिल जाएगा वीडियो। तो थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए, धन्यवाद। तैयारी में बने रहिए, पढ़ते रहिए।